तो वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो वी आर डिस्कसिंग, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जल संसाधनों के बारे में। जल में हमने कई सारी चीजें जो है वो पढ़ ली थी। कौन कौन सी चीजें? जल संसाधनों की उपलब्धता की समस्याएं पढ़ ली थी, क्या क्या समस्याएं आ रही है, ये मैंने आपको यमुना की स्थिति बताई थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण, कि भाई जल संसाधनों का संरक्षण जो है किस तरीके से किया जा सकता है। हमने समस्या देख ली, बट उसका हल क्या है? समस्या हमेशा सब जानते हैं कि ये समस्या, बट हल की कोई बात नहीं करता। हर कोई समस्या की बात करता है कि भाई ये हमारे यहाँ समस्या है, वो हमारे यहाँ समस्या है। समस्या तो हर जगह है, मगर हल जरूरी है। जब तक हमें हल नहीं मिलेगा तब तक समस्या ही बनी रहेगी। तो हमें अब इसका हल बताना है कि भाई यमुना ऐसी हो चुकी है, तो अब हम इसे कैसे सही करें। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ऐसी स्थिति ना आए उससे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जल संसाधनों का संरक्षण क्या बोलता है, देखिए। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। हमें शुद्ध जल चाहिए और वहां तक पहुंचना बड़ी समस्या। विश्व में हर किसी को शुद्ध जल चाहिए, जल स्रोतों तक, पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना भी एक बड़ी समस्या हो चुकी है आज के समय। तो इससे क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। तो ये जो कम होता जा रहा है हमारा जल स्रोत वगैरह, जिनकी हमें जरूरत है, कई सारी नदियां आज के समय सूख चुकी है, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, वरना हमारी सारी नदियां सूख जाएगी। आप सब जानते हैं शुरुआत हमेशा एक से होती है, फिर सब कुछ होता जाता है। अगर आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसमें 20 चॉकलेट हैं, तो शुरुआत में एक ही चॉकलेट उठेगी, पर जब सारी धीरे धीरे एक एक करके 20 चॉकलेट हो जाएगी तो वो खाली। उसी तरीके से नदियां हैं, शुरुआत में कम गंदी होती है, फिर बाद में ज्यादा गंदी होती है, फिर उसके बाद में बहुत ही गंदी हो जाती है, फिर उसके बाद में जो है वो वहां से पानी जो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, फंगस आ जाती है, कई तरीके की चीजें। तो इस तरीके से, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी पूरी उड़ जाती है और वहां सूख जाती है, कुछ नहीं बचता वहां। तो इस तरीके की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने जरूरी है। ठीक है, क्या क्या कदम उठाने? चलिए उठाते हैं। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल नवीकरणीय, से बार बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जल जो है हमारे जो वर्षा है वहां से। तथापि इसका हमें लगता है कि हम जल को बार बार मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो वर्षा से आ रहा है, तो वर्षा तो हर बार हो रही है आज के समय। अति उपयोग, मगर इस जल का भी अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना रहे हैं। हमारे पास इतना सारा जल है, मगर वो जल उपयुक्त लेने लायक हो या ना हो वो भी तो जरूर सोचना होगा। अनुपयुक्त। प्रदूषण इतना फैल चुका है, हमने विकास के नाम पे इतना प्रदूषण कर दिया है कि जल का आप यूज कर ही नहीं सकते। जल का कैसे यूज करोगे जब प्रदूषण हो जाएगा? पीने के लिए आप प्रदूषित जल पियोगे, कई सारे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, बहुत सारी बीमारियां जो आपको हो सकती है। अब देखते हैं, जब इतना कुछ है, अति उपयोग करेंगे और अनुपयुक्त प्रदूषण भी आना है, तो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक। औद्योगिक, जो भी हमारे उद्योग है, वो जो क्या वेस्ट है वो कहाँ छोड़ते हैं? नदियों में छोड़ देते। कौन साफ करता है? उनको कोई नहीं, वो सालों तक वहीं पड़े रहते हैं, कोई साफ नहीं करते। और इतनी ज्यादा जो लापरवाही है उसके कारण जल की कमी आज के समय झेल रहे हैं। और हमारे जो सिस्टम है, सीवेज सिस्टम जो हमें कहते हैं, तो जो मल का जो सिस्टम है वो भी खराब हो चुका है। जो हमें दोबारा से सीवेज जो है, जो हमें मल का सिस्टम रखना चाहिए था, भाई मल को जो है हम वेस्ट को निकालेंगे तो उससे हम कोई दूसरी चीज बनाएंगे, तो नहीं बन पा रही, वो नदियों में मिल रही है और नदियां जो उससे दूषित हो रही है। चलिए, ये सारे हमारे कारक हैं। तो इनमें क्या क्या होता है जिसकी वजह से जल प्रदूषित होता है? तो नाइट्रेट धातुएं हो जाती है, पीड़कनाशी, कई सारे जो होते हैं जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये सब जो है जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इनमें से कई सारे जो रसायन है वो अजैव होते हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं होता। अब जब कोई जीवन नहीं होता तो क्या होगा?
अब अगर कहीं पे कोई जीवन होगा ही नहीं तो हम किस तरीके से उसे ले पाएंगे। और वो अगर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक कई सालों तक जो है खराब नहीं होता, सालों क्या अरबों हो जाए वो खराब नहीं होता। अब जो खराब नहीं होगा वो नदियों में चला जाएगा और नदियों से जो नलों में हमारे आएगा और वहां पे हमारे पेट, हमारे जो नर्वस सिस्टम, हमारे हर जगह जाएगा और हमारी बॉडी को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। हमारे जो शरीर है उसमें कई सारे रोग आ जाएंगे। तो इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन प्रदूषकों को छोड़ने से पहले ही अगर हम उन्हें बचा ले, मतलब उन्हें हम किसी और काम में लगा दें, जितने भी प्रदूषक हमारे पास आएंगे उन प्रदूषकों से हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे जो हमारे लिए प्रकृति को नुकसानदायक ना हो। तो इसके लिए हमें नियंत्रण करना पड़ेगा, नियंत्रण में चलना होगा, प्रदूषण कम से कम करना होगा, हर चीज नियमित रूप से करनी होगी, कुछ विधियों का उपयोग करना होगा जो पर्यावरण के अनुरूप है। आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा, प्रदूषण जो इस तरीके से हो सकता है। अब हमने ये तो देख लिया कि जल जो है इस तरीके से प्रदूषित होता है। अब हमें देखना संरक्षण कैसे होता है। भाई प्रदूषित तो हो चुका, अब संरक्षण, हम इसके उपाय, समस्या का हल तो क्या जानेंगे। ये देखिए, पहला समस्या का हल आपके पास आ चुका है। पहला हल, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो ये आपका पहला हो गया, क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो धरातल है वहां पे जो प्रवाह होगा जल का वो कम हो जाएगा और वो भूमि के अंदर चला जाएगा और उससे हमारे पास पर्याप्त जल होगा। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ये आपका दूसरा क्या हो गया, जल को संग्रहित करना पड़ेगा, बड़े बड़े गड्ढे बना के जलों को संग्रहित करना होगा, वर्षा का जल है उसको। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। हम सब जानते हैं कि जल से सिंचाई होती है, तो जल से सिंचाई हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से ना करें, क्योंकि जल रिसाव को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी पड़ेगी। जो जल से हम सिंचाई करेंगे वो स्प्रिंकलर, इस तरीके के स्प्रिंकलर आपने सबने देखे होंगे, उससे क्या होगा, उससे सिंचाई होगी तो सबको जल मिलेगा। अगर आप नलों इन सब से करेंगे तो बहुत कम जगह पर जल जाएगा, मगर इस स्प्रिंकलर से जो है आधे से ज्यादा जगह पर जल चल जाएगा और कम जल से ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये देखिए स्प्रिंकलर ये इस तरीके का है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी दूसरी विधि है। क्या, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ये हमारी तीसरा संरक्षण का उपाय होगा। चलिए आगे चलते हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। जो शुष्क प्रदेश है, जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है, ना के बराबर, वहां पे सिंचाई करनी है, वहां पे हमें कुछ फसलें उगानी है, तो उसमें ड्रिप या टपकन विधि से हम करेंगे। ये हमारा चौथा इसका उपाय या हल है कि अगर हम ड्रिप और टपकन विधि से करेंगे तो क्या होगा, ड्रिप बाय ड्रिप, मतलब एक बूंद बाय बूंद से हम जो है वहां पे खेती करेंगे जहां पे पानी बहुत ही कम आता है, हर एक बूंद को बचाएंगे। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को सुरक्षित किया जाए। तो ये चार विधियां मैंने बताई आपको। इन सबसे क्या होगा, इन सबसे जो है जल का संरक्षण होगा, जल संसाधन जो है उसका क्या होगा, जल संसाधन का संरक्षण होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा जल संसाधन के उपाय हमने देख लिए, जल संसाधन हमारा हो गया। अब जल के बारे में जितनी भी चीजें थी हमने देख ली, हमने जल देखा, हमने मृदा देखी, हमने भूमि देखी, ये तीन चीज हम अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं क्या है भी अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा क्या, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव।
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीव, मतलब हमें पेड़ पौधे लगाने, जीव जंतु जो है वो बढ़ाने, तभी सारी चीजें होंगी। चलिए देखते हैं, जीव जंतु नहीं होंगे तो वो वेस्ट कहां से निकालेंगे, और अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो बाकी चीजें कैसे होगी? अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो हमारी बाकी चीजें किस तरीके से होगी, ये आप सबको सोचना होगा कि अगर हमारा वेस्ट ही नहीं निकला तो हम कैसे करेंगे भाई? वेस्ट निकलना तो जरूरी है, अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो किस तरीके से चीजें होंगी? हो ही नहीं सकती। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर ही रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। जो स्कूल के बच्चे हैं वो हस्तशिल्प मतलब हाथों से कुछ बना रहे थे, प्रदर्शनी चल रही थी। उदाहरण से बता रहा हूं मैं आपको, जैसे हमने शुरुआत में उदाहरण से किया था, यहाँ पे भी एक उदाहरण से बताएंगे। तो प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई कि भाई किसी ने अपने हाथ से क्या क्या बनाया। मोना ने, उनमें से एक कौन थी? मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है, मतलब हाथ से बना हुआ बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है तो सुंदर तो होगा। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बैंत और बांस की बनी है। किसकी बनी है? बैंत और बांस की बनी हुई है टोकरियां और दीप, छत्र, कुर्सियां, वो सब। तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। उत्तरी पूर्वी मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जगह हैं जहां पे इस तरीके की चीजें होती है। तो वहां पे बांस और बेत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब ये सब जब चल रहा था, हमें जब ये पता लगा तो जेसी जो है, जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हुई। जेसी ने कहीं पर रेशमी स्कार्फ देखा, उत्साहित हो गई और क्या बोला, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। उस अध्यापिका ने बताया कि भाई आपको ये स्कार्फ तो खूबसूरत लग रहा है, रेशमी स्कार्फ, मगर जो रेशम है वो रेशम के कीटों को मारकर बनाया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं, मतलब पाले जाते हैं, वहां पे जो है पाले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा खूबसूरत रेशम का कीड़ा, जिससे हमारे रेशम के कपड़े बन रहे हैं, स्कार्फ्स बन रहे हैं। देखिए कितने सारे कीड़ों को मारा जाता है तब देखिए स्कार्फ बन, और शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ये कहां पे मिलते हैं? शहतूत जो पेड़ होते हैं ना, वहां पे मिलते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो बच्चे इस बात से समझ गए कि हम जो दैनिक उपयोग में उपयोग करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का हमारे दैनिक जीवन में कई सारा उपयोग है, पेड़ पौधे, कीड़ों का, जीव जंतु का, सबका। अब चलिए आगे चलते हैं। ये सब बच्चे तो समझ गए, अब हमें भी समझना है। चलिए चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल कहां पे मिल सकते हैं? थलमंडल में मिल सकता है, जलमंडल में मिल सकता है, वायुमंडल में मिल सकता है, के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाए। जो पेड़ पौधे हो गए, कीड़े हो गए, वन्य जीव हो गए, हमारे जीव जंतु हो गए, वो सब कहाँ मिलेंगे? वो है तो जल में मछलियां वगैरह, मगरमच्छ, वो सब वायु में मिल सकते हैं, कई सारे हमारे पक्षी, थलमंडल में कई सारे हमारे जीव जंतु मिल सकते हैं, तो इन सब में मिल सकते हैं। और अगर सब में जो मिलते हैं तो उसे जीवमंडल कहते हैं। भाई जीवमंडल पूरा है, उस पर ये सब है और वहां पे मिल रहे हैं। तो ये सब हम पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये सब थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। जीवमंडल इन सबका एक मिला हुआ रूप है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, जीवमंडल में सब मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। जीवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। समझ में आ रहा है? देखिए कि परस्पर निर्भर रहती है, नहीं रहती। जैसे मैं हूं, हम हैं, हमें क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए। भोजन कहां से मिलेगा? प्लांट से, पेड़ पौधों से।
जीव जंतु है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भोजन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। अब वो उन प्लांट्स को ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण करने के बाद जीव जंतु क्या करेंगे? अपना वेस्ट करेंगे, अपना मल उत्सर्जित करेंगे। तो उससे क्या होगा? वही मल जो है पृथ्वी में जाएगा, हमारी मृदा में जाएगा, और वो एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करेगा, उर्वरक का काम करेगा। और क्या करेगा? जो हमारे जो पौधे होंगे उनको उगने में मदद करेगा। तो वो खा रहे हैं उसको, और उससे जो निकल रहा है उसी से फिर से पौधे उग रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है? एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हो रहे हैं। कीड़े भी खाते हैं पौधे, और वो जो निकालते हैं उसी से वापस से पौधे बनते हैं। तो इस तरीके से इनमें पारस्परिक संबंध है, जिन पे ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो कीड़े जीव जंतु कहाँ क्या करें? और अगर जीव जंतु नहीं होंगे तो पौधों को कौन खाएगा? तो पौधों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो एक दूसरे पर ये परस्पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र, ये आपका, ये आपसे पूछा जा सकता है कि परितंत्र किसे कहते हैं। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि भाई परितंत्र किसे कहते हैं? भाई हमें बताओ परितंत्र होता क्या है। हमने देख लिया बाकी चीजें तो, मगर ये परितंत्र क्या है ये हमें आप बताइए। वनस्पति, तो ये परितंत्र की परिभाषा आपसे एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, आप बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। परस्परिक संबंधित है और इसी परितंत्र कहते हैं। अब वनस्पति, परितंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, जिसमें सब कुछ संबंधित होता है। तो वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। यहां से हमें ये बात तो निश्चित हो गई, निष्कर्ष निकल गया हमारा कि ये बहुमूल्य है, मूल्य भूव है इसका जीवन के लिए। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, बिल्कुल लकड़ी से ही इमारतें बन रही। बिना लकड़ी के आपको फर्नीचर, इमारतें, आपके जो ये कुर्सी है, आपके जो ये बेड है, बिस्तर लगे हैं, आपकी जो ये किताबें हैं, सब कुछ पेड़ पौधों से मिल रहा है, लकड़ी वहां से मिल रही है। और लकड़ी से ही तो हमारे सारे के सारे कागज वगैरह बन रहे हैं। तो प्राणियों को आश्रय देते हैं लकड़ियों से, बैम्बू से, इन सब से ये बना के हमने कई सारे हट्स, कई सारी चीजें बनाई है, इमारतें बनाई। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल जितने भी वनस्पति वन्य जीव है ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब आप देखिए कितना बढ़िया जो है परस्पर संबंध बनाया हुआ कि हम तो जो है ऑक्सीजन चाहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो जो हम चाहते हैं वही वो देते हैं। कैसा सिस्टम है देखिए, कभी सोच के देखिए कैसा सिस्टम है। हम जो चाहते हैं वही वो देते हैं, और हम जो नहीं चाहते वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम बना हुआ है, कितना अच्छा है। आप सोच के देखिए, हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, फिर भी हम उन्हें काट देते हैं। इस तरीके के मनुष्य हैं, आप सब सोच के देखिए। चलिए फिर भी हम आगे देखते हैं, हमें तो हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है, ये बात तो चलती रहेगी। चलिए देखते हैं। जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ये सब पेड़ पौधे, और फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल रक्षक मेघला के मैंने आपको बताया था के रूप में कार्य करते हैं, एकदम रक्षक मेघला के रूप में, कोई चीज नहीं आने देते। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, पेड़ पौधे की जड़ों में जो है भूमि को पकड़ के रखती है, इस तरीके से भूमि को भी पकड़ के रखती है, और वहां पे जो जल है वो अंदर चला जाता है, तो जड़ों में जो है एक तरीके से मॉइस्ट हो जाता है, मतलब अंदर जम जाता है। हमें फल, लेटेक्स, टारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं ये सारे पेड़ पौधे। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे वनस्पति होती है, ये वन जंगलों से मिलते हैं। तो ये हमारी चीजें होंगी। अब हम आगे देखते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। पौधों के असंख्य उपयोग होते हैं, उनमें से मैंने आपको कुछ बताए हैं और कुछ बताने बाकी है। तो पौधों के असंख्य उपयोग होते हैं, ठीक है, तो ये हमने देख लिए। अब कुछ और उपयोग आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, एक पक्षी यहाँ पे बताया गया है, किलकिला, ये किंगफिशर पक्षी है। देखिए कितना ज्यादा सुंदर पक्षी है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पक्षी भी अपना जितनी भी अपनी जरूरतें कहाँ से पूरी करेगा, और हमें इतना अच्छा पक्षी कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव,
आदि है, ये सब आते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है और ऊन प्राप्त होती है। और क्या होती है? ऊन भी प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, बिल्कुल देती है। फूलों के परागण में मदद करती है, मधुमक्खी फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो पारितंत्र को, इकोसिस्टम को चलाती है, चक्र को चलाती है। मधुमक्खी जो है पौधे को से अपना जो चीज है उसे चाहिए वो ले लेती है और जो उसे चाहिए वो दे देती है। वही चीजें जो हमें चाहिए वो पौधे दे देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए पौधे ले लेते हैं। वही चीजें यहाँ पे भी चल रही है। अब चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। आप सब जानते हैं चिड़िया क्या खाती है? कीटे। जो कीट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाते हैं। और आप देखिए कीड़े मकोड़े से हम सब कितने डरते हैं, बट वो 2 मिनट में खा लेते हैं। तो उससे क्या पता लगता है? उससे ये पता लगता है कि जो चीज हमें नहीं चाहिए वो चीज होनी चाहिए और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं और फिर वो अपना वेस्ट करती हैं और उससे हमारे पौधे वापस से बनते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। वो क्या है? गिद्ध एक अपमार्जक है। क्यों? क्योंकि वो मृत जीव जंतुओं को खाता है। अब आप सोच के देखिए, जब तक आप जीवित हैं गिद्ध ने आपको नहीं खाया। अगर आप मर गए और आपकी जो बॉडी है कहीं पे पड़ी है तो गिद्ध तभी आपको खाएगा। आप अगर जीवित है तो आपको नहीं खाएगा। इससे क्या पता लगता है कि जीवन का मूल्य गिद्ध को भी है। जब तक आप नहीं मरेंगे गिद्ध भी आपको नहीं खाएगा। मरने के बाद आपको आपकी बॉडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिद्ध को जो हमें नहीं चाहिए वो उसे चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, बिल्कुल। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। हमारा परितंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसे बनाए रखने के लिए हर कोई जरूरी है। संतुलन, पारस्परिक संबंध जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम आगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखेंगे। उससे पहले ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। ये कौन है? ये इसके बारे में आपको एक तथ्य बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या तथ्य बताया गया है यहाँ पे। आप सभी देखिए, मैं भी देखता हूं। ये क्या है? ये गिद्ध है। गिद्ध के बारे में बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। मतलब गिद्ध जो है वो किडनी खराब होने से मर रहे थे जब तक ये जो है नहीं बने थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार इन चीजों से हो रहा था, वो पशु जो है किडनी वगैरह खराब होने से मर जाते थे। जैसे कि गिद्ध है, ये अगर बीमार पड़ जाए तो इसको अपन डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन और इब्रुप्रोफेन से अगर हम पीड़ानाशी से उपचार करेंगे तो इसकी किडनी खराब हो जाएगी और ये मर जाएगा। कि क्या हो जाएगी? इसकी किडनी खराब हो जाएगी और मर जाएगा। तो आप देखिए, हमारी बॉडी जो है, जब हम मर जाएंगे तो हमारी बॉडी को अगर ये गिद्ध खा सकता है तो इससे क्या पता लगता है कि हमें हमारी बॉडी उस टाइम तो नहीं चाहिए। जब हम मर गए तो हमारी बॉडी का हमारे लिए क्या काम? मगर इसके लिए बहुत काम है, क्योंकि ये उसको खाता ही रहता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम की है। तो जो चीज हमें नहीं चाहिए वो चीज इसको चाहिए। तो एक तरीके से ये परस्पर चक्र चल रहा है और ये प्रकृति अपने आप में चलती जा रही है। चलिए, यह हो गया। ये आपका चैप्टर यहाँ पे जो है पार्ट हमारा है कंप्लीट होता है। अब उससे पहले मैं आपको ये एक और चीज बता दूं। ये हमारा यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, उदाहरण में, ये एक ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी है। ये क्या है? ये एक औषधीय बूटी। आप सब जानते हैं कि जो पेड़ पौधे वो औषधियों का भी काम करता है। तो ये एक औषधीय बूटी है। इससे कई सारे रोगों में लड़ने में हमें मदद मिलती है। तो इन तरीके की चीजें होती है।
आपके पर्यावरण में कई तरीके की चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पर्यावरण का, हमारे परितंत्र या इकोसिस्टम, जिसमें हमारा पूरा आता है परस्परिक क्रियाएं होती हैं। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, कहां कहां किस किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति जो वितरित की गई है, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।